सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो गणित विषय है, इसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस जो है वह बता दिया था कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है पिछले क्लास में, पहले क्लास में, और ये आपका दूसरा क्लास है। यहाँ से हम पूरे सिलेबस को आपके चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। एक एक चैप्टर को हम लोग पूरा चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगा। उस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे आपको बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा और फिर अगला जो कॉन्सेप्ट होगा, अगला जो टॉपिक होगा, इस तरीके से पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे और लास्ट में प्रैक्टिस भी करेंगे पूरे चैप्टर के जितने प्रश्न आपके परीक्षा में बने हैं अभी तक, जिस तरीके के प्रश्न और जैसे बन सकते हैं, दोनों ही प्रश्नों को हम लोग लेकर के चलेंगे और बहुत अच्छी तैयारी आपकी होने वाली है। चाहे आप हिंदी माध्यम से पढ़ के आए हो, इंग्लिश मीडियम से आप पढ़ के आए हो, दोनों ही आपको समझ जो आने वाला है। और या तो आपका मैथ ऐसा होता है कि छूट गया होता है, कई लोग लगातार मैथ नहीं पढ़ते हैं, सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे सभी लोगों के लिए यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे चीजें बहुत ही इजी रहने वाली हैं और इजी आपका सिलेबस भी है। बस डर एक होता है, अनजान चीज का डर सबके अंदर होता है और मैथ का डर शुरू से अगर नहीं किसी ने पढ़ा है, नहीं समझा है, नहीं मन लगा है, तो डर कहीं ना कहीं रह जाता है। लेकिन सब कुछ बैकलॉग क्लियर कर लीजिए और यहाँ पे हम एक अच्छी शुरुआत करने वाले हैं, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो आपको कहीं भाषा की दिक्कत होती है, कहीं कैलकुलेशंस की दिक्कत होती है, तो सब कुछ इजी होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको लेकर के ना घबराइए। अब देखिए, सेकंड सेमेस्टर का जो आपका गणित विषय है उसमें पहला चैप्टर जो आपका है वह है 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है आपका लघुत्तम समापवर्त, एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है आपका महत्तम समापवर्त ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 अंक की संख्याओं की, जैसे 245, 150, ये सब आपकी क्या है, 3 अंक की संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्याएं दी रहेंगी, ऐसी संख्याएं आपको दी रहेंगी, बहुत बड़ी संख्याएं नहीं दी रहेंगी, छोटी ये संख्याएं हैं। इसमें आप डील कर सकते हो आसानी से, इनका लासा मासा आप निकाल सकते हो। देखिए, अब सबसे पहले आपको लासा मासा यानी कि लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक आपको पढ़ना है, एलसीएम और एचसीएफ आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। ये क्या होता है? तो देखिए, नाम तो बहुत बड़ा है लघुत्तम समापवर्त, लेकिन आपको समझ उतने ही आसानी से आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है 3 चीजें। पहले तो है यहाँ पे अपवर्त, फिर अपवर्त से बनता है समापवर्त, और समापवर्त में सबसे छोटा जो होता है वो लघुत्तम समापवर्त हो जाता है। तो ये पूरा नाम जो है, इसमें 3 चीजें हैं। अब जब इसको आप तोड़ तोड़ के समझ लोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि इंग्लिश वाले नाम में लिखा है, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, और कॉमन मल्टीपल का मतलब हो गया जो आपके मल्टीपल्स हैं उनमें क्या कॉमन है और उसमें सबसे छोटा। तो अब समझिए, सबसे पहले आप समझिए अपवर्त्य को, या जिसे हिंदी में गुणज भी बोलते हैं और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मल्टीपल। तो किसी संख्या का गुणज क्या होता है? तो किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 4 5 से गुणा करने पर उस संख्या की विभिन्न गुणज अपवर्त्य प्राप्त होते हैं। जैसे एक दी गई संख्या 5 हो तो 5 में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त संख्या होंगी 5, 10, 15, 20 इत्यादि। तो इस तरीके से ये 5, 10, 15, 20 5 के अपवर्त्य या गुणज कहलाते हैं। ठीक है, कहा जाता है। अब समझिए, कोई संख्या है 5, तो 5 में आप किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा कर दिए तो क्या बन गया, 10। तो ये 10 क्या है, ये 10 5 का गुणज है। 5 में किसी संख्या का अगर हम गुणा कर रहे हैं
तो हमको ये संख्या प्राप्त होती है। तो जो संख्याएं किसी दी गई संख्या में प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पे प्राप्त हो जाएं, वो उस संख्या की गुणज कहलाती हैं। जैसे 5 में अगर हम प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमको 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से मिलती हैं संख्याएं। तो ये क्या कहलाएंगी? 5, 10, 15, 20, 25, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे 5 की गुणज संख्याएं, 5 की मल्टीपल, 5 का अपवर्त्य कहेंगे। 5 की अपवर्त संख्याएं हैं ये। ठीक, अब इसके बाद समझिए कि अपवर्त्य आप समझ गए, मल्टीपल गुणज किसको कहते हैं किसी संख्या का। अब आप समझिए कि समापवर्त्य किसे कहते हैं, कॉमन मल्टीपल किसे कहते हैं। जैसे लघुत्तम समापवर्त्य में क्या है? अपवर्त्य है, समापवर्त्य है और लघुत्तम है। तो अब समझिए समापवर्त्य क्या है। तो मल्टीपल आपने समझा, अपवर्त्य आपने समझा। अब जैसे दी हुई संख्याओं को अपवर्त्यों में समान अपवर्त्य जो होता है उन्हें हम समापवर्त्य कहते हैं। जो दी गई संख्याएं, अब समझिए कि केवल यहाँ पे एक संख्या नहीं होगी, यहाँ पे एक से अधिक 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, संख्याएं हो सकती। जैसे हम कहें कि राम की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक, और राम समय से स्कूल आता है। और फिर मैंने बताया कि श्याम की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन श्याम स्कूल देर से आता है। अब हम लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा गुण राम और श्याम में कॉमन है, तो कौन सा गुण होगा? दोनों ही अच्छा लिखते हैं, दोनों की हैंडराइटिंग अच्छी है। यानी कि हमको कंपैरिजन करने के लिए, हमको दोनों के बीच कुछ कॉमन खोजने के लिए कम से कम 2 लोगों के, अब केवल राम का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया होता, श्याम के बारे में बताया ही नहीं होता, तो आप कुछ कॉमन तो खोज ही नहीं पाते। तो इसीलिए समापवर्त्य, जब कॉमन मल्टीपल की बात होगी तो एक से अधिक संख्याएं दी रही होंगी, ठीक है, दी जाएंगी आपको। जैसे यहाँ पे आपको केवल संख्या 5 मिली थी और 5 में जब प्राकृतिक संख्याओं का गुणा किया गया तो उसका अपवर्त्य मिला। अब इसी तरीके से आपको 2, 4, 8 यहाँ पे दिया गया है। अब 2, 4, 8 का समापवर्त्य होगा क्या, ये आप सोच रहे होंगे। तो वो होगा, पहले आप लिखिए 2 के अपवर्त्यों को। 2 के अपवर्त्य क्या होंगे? 2 से ऐसी संख्याएं जो 2 में किसी संख्या से गुणा करने पे प्राप्त होती हैं। तो 2 में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा कर दीजिए। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ये सब क्या है? 2 के अपवर्त्य हैं। इसी तरीके से 4 के अपवर्त्य क्या है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 ये 4 के अपवर्त्य हो गए। अब इसके बाद देखिए 8 के अपवर्त्य क्या है? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 ये क्या है? 8 के अपवर्त्य हैं। अब ये तो हमको समझ में आ रहा है कि ये 2 के अपवर्त्य हैं, ये 4 के, ये 8 के, लेकिन समापवर्त्य क्या है? ऐसे अपवर्त्य जो दी गई संख्याएं जो हैं उनके अपवर्त्यों में समान जो अपवर्त्य होंगे वो समापवर्त्य कहलाएंगे। जैसे 8 आप देख रहे हो, 8 जो है वह 2 का अपवर्त्य है और 8 जो है वह 4 का भी अपवर्त्य है और 8 खुद 8 का भी अपवर्त्य है। मतलब 8 2 का भी मल्टीपल है, 2 का गुणज है, और 8 4 का गुणज है, और वही 8 संख्या आप देख रहे हैं खुद 8 का भी मल्टीपल है, गुणज है। तो यहां पे आप क्या समझ पा रहे हैं कि ये 8 जो है वह तीनों के अपवर्त्यों में शामिल है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो 16 आपको मिलेगा तीनों संख्याओं के अपवर्त्यों में, और इसी तरीके से आप देखेंगे तो 22 के बाद यहां 24 जो है वह तीनों के गुणज में आपको मिलेगा, तीनों का मल्टीपल है। 24 जो है 2, 4 और 8 तीनों का मल्टीपल है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो दी गई संख्याएं 2, 4 और 8 हैं
उनमें समापवर्त्य क्या है, उनके अपवर्तियों में कौन से ऐसे अपवर्त्य हैं जो कॉमन है, जो सभी में है, तो वो होगा 8, 16, 32, 40। इसी तरीके से आप निकालोगे तो 8 के मल्टीपल के रूप में बन रहा है। तो देखिए ये 32, 40 भी इसमें आएंगे, 2 के गुणज में, 4 के गुणज में। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है, ये संख्याएं जो हैं, ये सभी में, सभी इन 2, 4 और 8 इन तीनों संख्याओं के अपवर्तियों में कॉमन है 8, 16, 32 और 40। तो जब पूछा जाएगा कि 2, 4 और 8 का समापवर्त्य बताइए, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे 8, 16, 32, 40। ठीक, अब इसके बाद आता है लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य आप समझ गए कि जो भी तीनों के मल्टीपल होंगे और तीनों में कॉमन होंगे, वो होंगे हमारे समापवर्त्य। अब सबसे छोटा समापवर्त्य यहां कौन सा है, सबसे छोटा है 8। अब इसी 8 को बोल देते हैं क्या, लघुत्तम समापवर्त्य। सबसे छोटा समापवर्त्य हमारा क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्त्य। सबसे छोटा को ही कहते हैं लघुत्तम, और समापवर्त्य क्या है हमारा, 8 है। तो यही हमारा हो जाता है लघुत्तम समापवर्त्य, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे बोलते हैं एलसीएम भी। तो परिभाषा अब आप समझ पा रहे होंगे कि किन्हीं दी गई संख्याओं में 2, 4, 8 में इनके जो गुणज हैं, उन गुणज में जो कॉमन गुणज हैं, जो समान गुणज हैं, उन समान गुणज में भी जो सबसे छोटा गुणज होगा वह क्या होगा, सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्त्य। तो यहां से आप समझ गए लघुत्तम समापवर्त्य की परिभाषा। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पे लघुत्तम समापवर्त्य हमारा क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्त्य हो गया वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग हो जाए, उसे हम लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। ठीक, इसका दो तरीके से परिभाषा बन सकता है। यहाँ पे एक परिभाषा यह है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग हो जाए, वह लघुत्तम समापवर्त्य हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे थे कि इन 2, 4 और 8 में जो लघुत्तम समापवर्त्य है वह क्या है, 8 है। यानी कि इस 8 में आप देखेंगे 2, 4 और 8 इन तीनों का ही भाग चला जाएगा पूरा पूरा। 8 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसका 2, 4 और 8 तीनों से ही ये पूरी पूरी विभाजित होगी। या इसी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य की अगर परिभाषा आप देना चाहें तो कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं के गुणज में, दी गई संख्याओं के समापवर्तियों में सबसे छोटा जो समापवर्त्य होता है वह होता है हमारा लघुत्तम समापवर्त्य। या और डीप जाना चाहते हैं तो बोल सकते हैं दी गई सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, वह होगी हमारी लघुत्तम समापवर्त्य। वही लिखा भी है यहाँ पे देखिए। अब इसके बाद देखिए एलसीएम, लोवेस्ट, एल का मतलब या लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन यानी कि सामान्य, मल्टीपल यानी गुणज। तो इस तरीके से अब देखिए अगला एग्जांपल, जैसे 4, 6, 8 के समापवर्तियों 24, 48, 72, 96 इत्यादि में से 24 सबसे छोटा समापवर्त्य है। अतः 4, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्त्य 24 हुआ। अब यहाँ पे समझने के लिए आप चाहें तो लिख सकते हैं 4, 6 और 8 के अपवर्तियों को, गुणज को। तो देखिए 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और ये हो गया 40। 6 का लिखेंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद देखिए
8 का लिखेंगे तो 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 और 80, ये हमने लिख दिया। अब 4, 6 और 8 के अपवर्तियों को, गुणज को मैंने लिख दिया मल्टीपल को। अब इसमें देखिए कि समापवर्त्य क्या है, कॉमन मल्टीपल क्या है। तो कॉमन मल्टीपल आप देखेंगे 8 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 12 भी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 16 भी नहीं मिलेगा और 20 भी नहीं मिलेगा। सबसे छोटा जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है क्या, 24। 24 जो है वह तीनों में है। अब 24 के बाद सीधे आपको यहाँ पे 44, 44 के बाद 48, 48 मिलेगा आपको, 48 जो है वह मिलेगा। तो 24, 48 और इस तरीके से जो यहाँ पे इसके समापवर्त्य आप लिखोगे, समापवर्त्य में लिखोगे 24, 48 और 72 और 96, ये आप लिखोगे। लेकिन सबसे छोटा अपवर्त्य समापवर्त्य क्या होगा, सबसे छोटा समापवर्त्य जो होगा वह 24 होगा। तो लघुत्तम समापवर्त्य हमारा जो लासा हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल भी आप समझ गए। अब यहां से आप देख पा रहे हैं 4 के गुणज, 6 के गुणज, 8 के गुणज और जो गुणज कॉमन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, समापवर्त्य। अब 24, 48, 72, 96 क्या है, समापवर्त्य हैं। अब इन समापवर्तियों में सबसे छोटा क्या है, 24 है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अब आप समझ गए कि एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है, होता क्या है, ये समझ में आ गया, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया, आपको कोई डाउट नहीं रह गया। अब इसके बाद आपको सीखना है कि इस लघुत्तम समापवर्त्य को हम निकालते कैसे हैं और इसको निकालने की क्या क्या विधियां हैं, कैसे निकालते हैं। तो 2 विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सोचिए कि ये छोटी छोटी संख्याएं थी, तो आपने गुणजों को लिखा, फिर उसके बाद देखा कौन कौन से गुणज कॉमन मिल रहे हैं और उसमें सबसे छोटा गुणज आपने चुन लिया। ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है और संख्याएं जब बड़ी होंगी, 3 अंक तक जाएंगी तो और बड़ी हो जाएंगी। तो आपको निकालने के लिए कोई विधि चाहिए होगा, कोई मेथड चाहिए होगा काम करने के लिए। ठीक, तो इसीलिए यहां पे आपके लिए मेथड है, 2 मेथड है, अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है भाग विधि डिवीजन मेथड। तो इन दोनों ही विधियों को देखेंगे और दोनों ही विधियों पे स्पेसिफिक सवाल भी पूछा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि ये 3 संख्याएं हैं, इनका भाग विधि से आप क्या करो, लघुत्तम समापवर्त्य निकालो, या अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लघुत्तम समापवर्त्य निकालो। तो दोनों ही विधि आपके लिए सीखना जरूरी है और बहुत ही अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। चलिए देखते हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड विधि आप समझिए कि इसमें क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि हमारी क्या है, तो इस विधि में सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड करके उनके जो गुणनखंडों को अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं। अंत में अधिकतम घात वाले गुणनखंड का आपस में गुणा कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त अभीष्ट लासा होता है। जैसे 8, 12, 20 का लासा ज्ञात कीजिए। अब 3 संख्याएं यहां पे आपको मिल गई, 8, 12 और 20, जिनका आपको लासा निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कैसे आप निकालोगे, देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्याएं क्या है। अभाज्य से आप क्या समझ पा रहे हो, ऐसी संख्याएं जो आपकी किसी और संख्या खुद से या किसी और संख्या से नहीं कटती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपका 2, 3 और फिर 5, 6 2 से कट जाता है, 7, 8, 9 नहीं आता है, 10 नहीं आता है, 11
ये सब क्या है, ये सब है प्राइम नंबर्स। तो किसी भी संख्या को आप क्या कर सकते हो, इन नंबर्स के गुणे के रूप में दिखा सकते हो। ठीक, इन नंबर्स के गुणे के रूप में जो संख्याएं बनती हैं, जैसे 6 बना है, 6 संख्या किससे बना है, 2 और 3 के गुणे से बना है। तो ये 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये 2 और 3 के गुणे से बना है 6 हमारा। इसी तरीके से 8 कैसे बना है, तो 8 हमारा बना है 2 गुणे 2 गुणे 2 से, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस तरीके से ये 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से आपको संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड जो है वह लिखना होता है। तो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ये आपके लिए सीखने का विषय है, जिसको नहीं आता है। जैसे 8 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। कैसे, अब ये कैसे निकालते हैं, जिसको नहीं आता है वो ध्यान देगा। जैसे 8 हमने यहां पे लिख दिया, हमने लिखा 8। अब हम देखेंगे कि 8 में भाग किससे जा रहा है, 8 में भाग किससे जा रहा है, तो 8 में भाग, देखिए 1 से तो भाग देते नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है। 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग जा रहा है तो 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हमने कि 8 में हम 2 से 3 बार भाग किए तो 1 आ गया, यानी कि 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, जो यहाँ पे 3 बार 2 से भाग हुआ है। इसी तरीके से अगर 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए 12 में 2 से भाग जा रहा है, 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग जाएगा तो 6 बचेगा, फिर 2 से भाग जा रहा है तो 2 से करेंगे तो 3 बचेगा। अब देखिए 2 से भाग नहीं जा रहा तो 3 से करेंगे, 3 से गया 1 हो गया। तो अब 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। जैसे दी हुई संख्या हमारा किसका लासा हमको निकालना है, 8, 12 और 20 का। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 8 को लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 12 को लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 20 को लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5। ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमको कैसे हम लासा लिखते हैं ये आपको समझना है। हम लासा जब हमको लिखना होता है तो हम लिखते हैं, जैसे 2 आ रहा है, अगर कहीं भी 2 आ रहा है, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को देखिए, कहीं पे 2 दिख रहा है तो बिल्कुल, अगर 2 दिख रहा है तो 2 की जो सबसे बड़ी घात है उसको हमको चुनना होता है। तो इसीलिए आसानी के लिए हम ये लिख लेते हैं अधिकतम घात के रूप में गुणनखंड। अधिकतम घात के रूप में गुणनखंड मतलब 2 का 3 बार गुणा हो रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 3। अब यहीं पे अगर गुणे 5 भी होता तो इसको गुणे 5 के घाते 1 लिख देते, ठीक है, लेकिन है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगला देखिए, अगला क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 2 गुणे 3, क्योंकि 2 का 2 बार गुणा है और 3 का 1 बार गुणा है। तो 3 के घाते चाहे 1 लिखिए या केवल 3 लिख दीजिए, और यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, ये आपने लिख दिया तो इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 2 गुणे 5। अब इसके बाद समझिए, अब जब हमको लासा एलसीएम लिखना होता है, इन तीनों संख्याओं का लासा अब हम लिखने जा रहे हैं सीधे डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, और हमने देख लिया कि सबसे बड़ी घात के रूप में भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पे सीधे आपका एलसीएम आएगा, क्या आएगा, जो जो संख्याएं, जो जो अभाज्य संख्याओं का सबसे बड़ी घात हमको मिल रही है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम 2 सभी में आ रहा है, या आ रहा हो या ना आ रहा हो, आप देखिए कि अगर कोई अभाज्य संख्या आ रही है तो वो सबसे अधिक बार गुणे में कहां आ रही है, उसकी सबसे अधिक घात क्या है। तो आप देखोगे 2 का गुणा 3 सबसे अधिक बार 3 बार हो रहा है 8 में, तो 2 के घाते 3
2 का 3 बार गुणा आप लिख दीजिए। इसके बाद देखिए और कौन सी अभाज्य संख्या यहाँ गुणनखंड के रूप में आ रही है, तो यहाँ पे 3 भी आ रहा है और 3 की सबसे अधिक घात जो है यहाँ पे 1 है, और 3 कहीं पे अगर 3 के घाते 2 आ रहा होता इन तीनों जगहों में से तो हम 3 के घाते 2 लिखते हैं, लेकिन 3 जो है सबसे अधिक बार गुणे में एक ही बार आ रहा है, तो एक बार ये, और इसी तरीके से 5 यहाँ एक बार आ रहा है, तो एक बार 5। तो इस तरीके से ये जो लासा हमारा आ जाएगा 2 के घाते 3 गुणे 3 गुणे 5, ये 2 के घाते 3 8 हो जाएगा, और गुणे 3 गुणे 5 ये कितना हो जाएगा 8 गुणे 3 5 15, और 15 अट्ठे 120। उत्तर कितना आ गया 120। तो इन तीन संख्याओं का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से आपने निकाला तो आपको मिल गया 120। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देखिए, एक प्रश्न आप देखोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए प्रश्न है 126, 280 और 300 का लासा ज्ञात कीजिए। अब देखिए 126 को क्या लिखा जा सकता है, 126 का अभाज्य गुणनखंड आप करोगे तो 126 का अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए। तो लिखने के लिए यहाँ 2 से भाग करिए तो 6 और 3, अब 2 से भाग नहीं जा रहा तो 3 से करेंगे तो ये 2 बार गया, ये 1 बार, फिर 3 से करिए तो 7 बार, और अब केवल 7 से कटेगा तो ये इसका हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 126 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। देखिए 2 3 6, 6 त्रिक 18 और 18 सत्ते 126। अब इसके बाद इसी तरीके से 280 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लीजिए। 280 का आप निकालोगे अभाज्य गुणनखंड, खुद से भी करने का प्रयास करिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। तो 2 से भाग करेंगे तो 1 4 और 0, फिर 2 से भाग करेंगे तो 7 और 0, फिर 2 से भाग करेंगे तो 3 और 5, 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, और 5 से जाएगा 5 सत्ते 35, 7 से फिर जाएगा 1। तो इसका मतलब 280 को लिख सकते हैं 2 का 3 बार गुणा और गुणे 5 और गुणे 7। इसी तरीके से 300 को कितना लिख सकते हैं, 300 को देखिए 2 गुणे 150, फिर 150 कटेगा 75 बचेगा, 75 में अब 75 किससे कट जाएगा, 75 हमारा 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा 25 बचेगा, 25 क्या होता है 5 गुणे 5 होता है, तो 5 गुणे 5 ये हो गया। 300 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे भाग देकर के, ऐसे ही आएगा ये 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60 और 60 25 30। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब चाहे तो आप इसको बड़ी घात के रूप में लिखें या ऐसे ही आप लिख सकते हैं। देखिए लासा, जब लासा हमको लिखना होता है तो हम देखते हैं कि अभाज्य संख्याओं में कौन कौन सी संख्या हमको मिल रही है। यहाँ पे हमको देखिए 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, और यहाँ पे भी 2 3 और 5 मिल रहा है। ठीक, तो कहीं पे भी अगर कोई अभाज्य संख्या मिल रही है तीनों के अभाज्य गुणनखंडों में, तो देखेंगे कि सबसे बड़ी घात सबसे अधिक बार गुणे के रूप में वो कहाँ आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है, 2 का केवल 1 बार गुणा है, यहाँ पे दिख रहा है 2 का 3 बार गुणा है, और यहाँ पे 2 का 2 बार गुणा है। तो सबसे अधिक बार गुणा है 2 का 3 बार, तो यहां से हमने उठा लिया 2 का 3 बार गुणा। ठीक, अब 2 को हम लिख चुके हैं, इसके बाद हम लिखेंगे अब 3 को। 3 देखिए सबसे अधिक बार कहां आ रहा है, 3 सबसे अधिक बार 2 बार गुणे के रूप में यहाँ पे आ रहा है, बल्कि 3 यहाँ भी आ रहा है। तो हमको बस सबसे अधिक बार जो आ रहा होगा उसको गुणे के रूप में लिख लेना होता है। तो 3 2 बार सबसे अधिक बार गुणे के रूप में आ रहा है, तो 3 को 2 बार गुणे के रूप में हमने लिख लिया। अब इसके बाद देखिए 5, तो 5 जो है यहाँ पे 2 बार गुणे के रूप में आ रहा है, यहाँ 1 बार, और यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, तो हम सबसे अधिक बार 2 बार जो गुणे के रूप में आ रहा है उसको लिख लेंगे अपने लासा में। और इसके बाद देखिए 7 जो आ रहा है 2 जगह आ रहा है, लेकिन दोनों जगह एक ही बार आ रहा है, तो एक ही बार लिखा जाएगा। अगर
कहीं एक जगह 2 बार आया होता तो 2 बार गुणे के रूप में लिखते। ठीक, अब यही काम अगर इसको आप घात के रूप में, बड़ी घात के रूप में बना के लिखते तो भी यही लिखते 2 गुणे 3 के घाते 2 और गुणे 7, और इसको लिखते तो 2 के घाते 3 गुणे 5 गुणे 7, और इसको आप लिखते 2 के घाते 2 गुणे 3 गुणे 5 के घाते 2। तो अब बड़ी घातों को हम उठाते हैं तो 2 की सबसे बड़ी घात यहां मिल रही है 2 के घाते 3, तो ये 2 के घाते 3 लिख दिया, और उसके बाद 3 की सबसे बड़ी घात यहां मिल रही है 3 के घाते 2 लिख दिया, और गुणे 5 की सबसे बड़ी घात यहां मिल रही है 5 के घाते 2, और गुणे 7 की, देखिए दोनों जगह घात 1 है तो कोई लिख दीजिए, यही पहला वाला ही लिख दीजिए, कोई लिख दीजिए, तो ये हमारा हो गया गुणे 7। ठीक, तो ये हमारा हो गया लासा। ठीक है, जैसा कि परिभाषा में आपने पढ़ा था। अब जो हमने लिखा है देखिए वही सिमिलर लिखा है, 2 के घाते 3, 2 का 3 बार गुणे, 3 के घाते 2, 3 का 2 बार गुणा, 5 के घाते 2, 5 का 2 बार गुणा, और 7 का गुणा 1 बार। ठीक, तो आप चाहे घात के रूप में बना के लिखें, चाहे ऐसे डायरेक्ट लिख लें, तो इजी दोनों है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 के घाते 3 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये गुणे 7। अब देखिए 25 अट्ठे 200, ये हो गया, और 9 सत्ते 63, और 63 दूनी, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 12 126, और डबल शून्य 12,600। जो लासा आ जाएगा वह कितना आ जाएगा 12,600, यानी कि 12,600 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 126, 280 और 300 इन तीनों से पूरा डिवाइड होगी। ठीक है, तो इन तीनों के गुणज में जो सबसे छोटा समापवर्त्य होगा वह क्या होगा 12,600। ठीक, तो इस तरीके से ये तो आप वैसे नहीं निकाल सकते थे ना, जैसे मैंने आपको समझाया था, समझाने के लिए वो छोटी संख्याएं थी, ये बड़ी संख्या इस अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने निकाला। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद देखिए डिवीजन मेथड, भाग विधि। तो भाग विधि में क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, चलिए फटाफट से देखते हैं। देखिए ये है हमारा, सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं को क्रमशः एक पंक्ति में लिखकर बारी बारी से 2 3 4 से भाग देते हैं। जब किसी संख्या में भाग ना जाए तो उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं और अगले क्रम में उसे उसके भाजक से भाग देते हैं जब तक सबका भागफल 1 प्राप्त ना हो जाए, तब तक भाग करते हैं। उसके बाद सभी भाजकों का आपस में गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार से गुणनफल ही अभीष्ट लासा होता है। देखिए बहुत ही सरल है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए अब परिभाषा तो आपने पढ़ा, अब परिभाषा के साथ साथ ही मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराना चाह रहा हूं। आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको अच्छे से जो है वह समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, बोला है क्या, पढ़ते रहिए एक एक लाइन और करते रहिए। 12, 15 और 18 को जो संख्याएं हैं जिनका लासा निकालना है उसको एक पंक्ति में लिखकर बारी बारी से 2, 3, 4 से भाग देते हैं, जिससे जिस भी संख्या से हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटी संख्या से भाग दें। जैसे कोई भी संख्या सामने आती तो हम देखते हैं पहला इंप्रेशन क्या, 2 से जा रहा है भाग की नहीं, 3 से जा रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद 4 से जा रहा है कि नहीं। तो उसी तरीके से देखते हैं किससे भाग जा रहा है और देखेंगे कोई संख्या मिल गई जिसमें 2 से भाग जा रहा है, कोई मिली जिसमें 2 से भाग नहीं जा रहा है। तो अगर किसी में भी 2 से भाग जा रहा है तो 2 से भाग करेंगे। देखिए 2 से 12 में भाग गया 6, इसके बाद 2 से 15 में भाग नहीं जा रहा है तो 15 ज्यों का त्यों लिख देंगे और 18 में भाग जा रहा है तो भाग करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, जब किसी संख्या में भाग ना जाए तब उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं और अगले क्रम में उसे
उसके भाजक से भाग देते हैं। अब समझिए, देखिए 2 से भाग आपने दिया, 6, 15 और 9 ये आपको मिल गया। अब देखिए, अभी भी देखिए अगली लाइन में फिर देखिए 2 से भाग जा रहा है तो कि 6 में जा रहा है, 15 9 में नहीं जा रहा है, तो अभी भी हम भाग ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 3, 15 और 9 में नहीं जा रहा है तो 15 9 ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद देखिए 2 से भाग नहीं जा रहा किसी भी में, तो 2 से भाग नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि 3 से भाग जा रहा है, तो हाँ जा रहा है, तो 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे, ये एक बार में पूरा खत्म, और ये 5 बार में, और ये 3 हो गया। अब देखिए किसी में 3 से भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो 3 से भाग करिए, 1, 5 और फिर ये 1 हो गया। अब देखिए केवल एक संख्या यहां बची है 5, तो अगर 5 से भाग कर दें तो सब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 1, ये भी 1 और ये भी 1। जब सभी संख्याएं जो दी गई हैं सब 1 हो जाएं तब तक हम लोग भाग करते हैं। उसके बाद सभी भाजकों का आपस में गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल ही अभीष्ट लासा है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, जितने यहाँ पे आपके भाजक रहे हैं 2, 2, 3, 3 और 5, इनका आपस में आप गुणा कर दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इनका आपस में आप गुणा कर दो बस। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 25 60 और 60 तिया 180, 180 ये आपको मिल गया लासा। ठीक है, तो इस तरीके से जो गुणनखंड प्राप्त हुआ वही हमारा लासा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाग विधि, अब ये आपको बिल्कुल आसान लगा होगा। वहां पे आप क्या कर रहे थे, गुणनखंड विधि में आप पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख रहे थे, और उसके बाद मतलब ये सिंगल सिंगल तो आपको करना ही पड़ रहा था। यहाँ पे आपका सारा काम इकट्ठे हो गया। ठीक है, तो ये विधि आपको आसान लगी होगी। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया भाग विधि से लासा। कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में खुद से ट्राई करिए कि ये प्रश्न आप खुद से कर ले जाओ। देखिए 200 है, 250 है और 300 है। ठीक, 200 है, 250 है, 300 है। अब देखिए 200 में तो 2 से भाग जाएगा, इस सभी में 2 से भाग जा रहा है, तो ये हो जाएगा 100 हमारा, ये हो जाएगा हमारा 125, ये हो जाएगा हमारा 150। फिर 2 से भाग करिए तो ये हो जाएगा हमारा 50, ये इसमें नहीं जा रहा है 125 और ये 75। फिर 2 से भाग करिए तो हो जाएगा 25, ये 125 ज्यों का त्यों, ये 75। अब 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग जा रहा है 75 में, तो ये 25, 125 और ये हमारा हो जाएगा 25। अब देखिए किससे भाग जाएगा, 3 के बाद 4, 4 से भाग नहीं जा रहा है, 4 के बाद 5 आता है, 5 से भाग जा रहा है, 5 25 25 और ये हो जाएगा फिर से 25 और ये हो जाएगा आपका 5। फिर 5 से भाग जा रहा है तो ये 1 और ये 25 में 5 से भाग जाएगा, 5 बचेगा और ये 5 में भाग जाएगा तो 1 बचा। फिर 5 से भाग करेंगे तो ये 1 और ये भी 1। अब तीनों जब 1 1 1 हो जाएंगे तो यहाँ पे जो भी ये हमारा गुणन, जो भी भाजक हैं उनका हम गुणा कर लेंगे। तो भाजक क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का 3 बार गुणा और गुणे 3 और फिर 5 का 3 बार गुणा, 5 गुणे 5 गुणे 5। तो गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 का गुणा, अब देखिए 3 का गुणा 5 में कर लीजिए तो 3 पच्चे 15 और उसके बाद 5 पच्चे 25 और 25 का गुणा 8 में कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 200 और गुणे 15, 200 गुणे 15 और 15 दूनी 30 और 2 0। तो ये मान कितना आ गया, 3000। इन तीनों संख्याओं का लासा कितना आ जाएगा, 3000। वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होगी वह क्या होगी, या हम कहें कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई तीनों ही संख्याओं का गुणज है।
तो वो क्या होगा 3000। आप देखेंगे 3200 से भी कटेगा, 250 से भी कटेगा और खुद 300 से भी कटेगा। तो इस तरीके से ये हमारा लासा आप आसानी से यहाँ निकाल पाए होंगे। तो कितने लोग का सही आया कमेंट करके बताइए। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पे 120, 125, 130 का लासा ज्ञात कीजिए। अब देखिए 120, 125 और 130 का वही भाग विधि से हम लासा करेंगे। तो भाग विधि से लासा निकालना है तो देखते हैं कि 2 से भाग जा रहा है किसी में या नहीं। तो जा रहा है, 2 संख्याओं में जा रहा है, भाग ले जाएंगे। 2 से भाग करेंगे 120 60 हो जाएगा। 125 में नहीं जा रहा है तो 125 ऐसे लिख लीजिए। 130 में भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। फिर 2 से भाग जा रहा है तो 2 से भाग करेंगे, 60 में जा रहा है 30 हो जाएगा। ये 125 में नहीं जा रहा है तो ऐसे लिख लेंगे। 65 में भी तो 65 भी ऐसे लिख लिया। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 65। अब देखिए 2 से भाग किसी में नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 से भाग करेंगे 15 5 हो जाएगा। और ये 125 में देखिए आप 3 से भाग नहीं जा रहा है तो 125 को वैसे लिख लीजिए और ये 65। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद 4 से भाग नहीं जा रहा है, 5 से भाग जा रहा है तो 5 से भाग करिए। अब 5 में 5 से भाग करेंगे तो 1 और ये आपका 2 और 5। फिर 65 में भाग करिए तो 1 और 3 13। फिर 5 से भाग करेंगे तो ये 1 हो चुका है पहले ही और ये 5 बार भाग जाएगा और ये 13 में नहीं जाएगा, 13 ऐसे लिख लीजिए। फिर 5 से भाग करेंगे तो ये 1, ये भी 1 और ये 13। अब 13 में देखिए आपकी अभाज्य संख्या होती है, 13 से ही कटेगी तो 13 से ही भाग देंगे तो ये 1। अब सभी जो है 1 हो चुका है। अब इसके बाद जब हम लासा लिखेंगे तो लासा में क्या लिखेंगे, जो भी है भाजक है हमारे उनका गुणा कर देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 का 1 बार गुणे और 5 का 3 बार गुणा और फिर गुणे 13। तो गुणा कर लीजिए, 2 का 3 बार गुणा 8, 3 का 5 में गुणा होगा 15 और फिर 5 का गुणा 5 में होगा तो 25 और गुणे 13। अब देखिए 8 का गुणा 25 में कर लीजिए 200 हो जाएगा और इसके बाद 15 गुणे 13। अब देखिए 15 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 30, ये 3000, ये पिछला नंबर हमारा आ रहा है। और 13 का गुणा करेंगे 13 तिया 39, ये 39,000 आ रहा है। मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 120, 125 और 130, देखिए डिफरेंस कितना कम है इन संख्याओं में, तो इनका लासा उतना ही बड़ा आया है। 120, 125 और 130 5-5 का ही अंतर है। देखिए 5-5 का ही अंतर है, लेकिन इस अंतर को इनके गुणज में कवर करते करते वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट रही है वह कितनी है 39,000 है। तो इस तरीके से इंटरेस्टिंग भी है, आप देख पा रहे हैं कि नंबर्स जो होते हैं जब इनसे आप खेलते हो तो इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको, आपने सही सॉल्व किया होगा। इन प्रश्नों को आप चाहें तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी सॉल्व करके देख सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, ताकि उस विधि से अगर आपको सॉल्व करने को बोल दे, बल्कि उस विधि में भी आप यही कर रहे होते हैं, आप पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए भाग ही कर रहे होते हैं। ठीक है, वहां अलग अलग एक एक संख्या में भाग करते हैं, यहाँ एक साथ कर देते हैं, तो एक साथ कर देते हैं, आप इजी रहता है आपके लिए, आप गुणा करके तुरंत लासा प्राप्त हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको यहां तक जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से आप पूरा सॉल्व कर पाए होंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप अभी तक आपने जो पढ़ा वो देख लीजिए। आपने पढ़ा जो है, हमने फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की जिसमें आपको लासा और मासा पढ़ना है। लासा में आपने पढ़ लिया, पहले ही पूरा बेसिक आपने पढ़ लिया कि लासा एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद निकालते कैसे हैं, दोनों विधियां देखा आपने, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि, ये और प्रश्न आपने सॉल्व कर लिए 4। अब इसके बाद आता है आपका
महत्तम समापवर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आपको समझना है अगले क्लास में। ये क्लास यहीं तक रखते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। देखिए कितने ये सब जो है ये पहले मैंने हाथ से आपके लिए लिख के नोट्स तैयार किए हैं, लिखा हुआ भी नोट्स है मेरे पास, और ये मैंने आपके लिए कंप्यूटर पे सेट किया है, ठीक है, ताकि आपको एक बढ़िया प्रेजेंटेशन मिल पाए। तो इस तरीके से दोगुना मेहनत है, और इस तरीके से आपको एक बढ़िया प्रेजेंटेशन के माध्यम से क्लास मिल रही है, और नोट्स भी मिलेगा आपको, लेकिन वो मिलेगा ऐप पे। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। सभी जितने भी आपके सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा, और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, और साथ ही साथ जो आपका राजन पॉइंट सीरीज आता है उसका भी पीडीएफ मिलेगा, उसका पूरा सोल्यूशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ये सभी सुविधाएं जो हैं आपके लिए हैं ऐप पर। तो ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी, जरूर डाउनलोड करिए। कहीं कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके बताइए। और इससे पहले भी पढ़ाया गया है यूट्यूब पे आपको सभी क्लासेस, तो उसका लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये एक प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें जो आधा सिलेबस है आपका वह यूट्यूब पे रहेगा, और कंप्लीट सिलेबस जो है आपका वह ऐप में ही आपको मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग ऐप डाउनलोड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा एनरोल करेंगे कोर्स में। तो हम लोग देखिए लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, और आप भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सभी के पास शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे। तब तक आप ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, चैनल से पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।